मूवी की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर एक ग्रामा को देखते हैं जो कि एक शॉप पे रामेन खरीद रही होती है, लेकिन सभी लोग पीछे लाइन में खड़े होकर चिल्ला रहे थे और बोलते कि अगर पैसे नहीं है तो यहाँ से निकल जाओ। ग्रैंडमा उसे कहने लगती जरा थोड़ा रुक तो जाओ, मैं अपने पैसे और वॉलेट घर पर भूल कर आ चुकी हूँ, मेरा ग्रैंडसन आता ही होगा। यहाँ पर व्हाइट सूट पहना हुआ एक आदमी बोलने लगता है कि झूठ बोलना बंद करो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है और आ जाए तो न जाने कहाँ से इतना महंगा रामेन खरीदने के लिए, और वो उसे उस शॉप से निकाल देता है। जहाँ पर हम देखते हैं लीसा को, और लीसा यहाँ पर आती है जो ग्रैंडमा की हेल्प करती है और उसे बोलते कि कोई बात नहीं, अगर आपको भूख लग रही है तो फिर आप ये रोल्स खा सकती हो, और यहाँ पर रोज की मदद करती है। जहाँ पर ग्रैंडमा को बहुत अच्छा लगता है और ग्रैंडमा उसका नंबर और नाम सब कुछ पता कर लेती है। इसके बाद में उसे लेट हो रहा होता है तो लीसा वहाँ से चली जाती है और कुछ ही मिनटों में उसका ग्रैंडसन आ जाता है जिसका नाम जान होता है। वो अपने ग्रैंडसन से बोलने लगती है कि इतने देरी से क्यों आए, अभी जैसे तुम्हारी वाइफ गई है। उसका ग्रैंडसन बोलने लगता है कि वाइफ, लेकिन मेरी तो शादी नहीं हुई है। तो फिर उसे ग्रैंडमा बोलने लगती कि हाँ अभी तक नहीं हुई थी लेकिन जल्दी हो जाएगी, मैंने उस लड़की के बारे में सारा डिटेल्स निकाल लिया है, वो बहुत अच्छी है। यहाँ पर चांद बोलने लगते कि ग्रैंडमा आपको लड़की कोई और दिखी होगी और क्या पता वो बुरी हो। तो ग्रैंडमा बोलते तुम चुप रहो, मेरी नज़र बुरी नहीं है, मुझे जो लड़की मिली है वो बहुत सुधरी हुई है और बहुत प्यारी है। फिर यहाँ पर वो कॉल लगा लेती है लीसा को और उसे कहते कि मुझे कोई शॉपिंग करनी थी तो क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। लीसा यहाँ पर उसे स्क्वायर हेड वाले ग्राउंड में बुलाती है और कहते कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ आपकी शॉपिंग करने के लिए। दूसरा यहाँ पर लीसा अपने स्टॉल में खड़ी होती है जहाँ पर उसे लोन कलेक्टर का कॉल आ जाता है और वो कहने लगता है कि तुम्हारे 1,80,000 अभी भी पेंडिंग है। फिर लीसा हमें बताने लगती है कि उसके मॉम डैड के साथ में स्कैम हो गया था जहाँ पर लोन के पैसे बेचारी लीसा को पे करने पड़ रहे हैं और वे पे करने के लिए उस बेचारी ने तो अपना घर तक बेच दिया है और वो बाकी का पैसा न जाने कहाँ से लाएगी। इतने में ही वहाँ पर चांद और ग्रैंडमा आ जाते हैं जहाँ पर वो ग्रैंडमा को अपना डिज़ाइन दिखाने लगती है। ग्रैंडमा उसे कहती है कि तुम इतना अच्छा डिज़ाइन करती हो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो अपना टैलेंट कहीं और दिखाना चाहिए। लीसा यहाँ पर उन्हें बताने लगती है कि भले मेरा टैलेंट बहुत बड़ा हो लेकिन टैलेंट की शुरुआत कहीं छोटी जगह से ही होती है, तो हमें छोटी जगह को भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी माननी चाहिए। ग्रैंडमा बोलती है कि तुम बहुत अच्छा बात कर लेती हो, ये देखो ये मेरा ग्रैंडसन है, ये बहुत हैंडसम है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम दोनों की सेटिंग लगा सकती हूँ। यहाँ पर वो उसे कह देती है कि नहीं मुझे शादी में फ़िलहाल इंटरेस्ट नहीं है। छान नहीं बोलता कि मुझे कौन सा बड़ा इंटरेस्ट है। ग्रैंडमा यहाँ पर लीसा को कहने लगती है कि अगर तुम इससे शादी करोगी तो मैं ऐसे जा रही तुम्हें 5 मिलियन दूंगी और जो जो चीज़ें जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वो सारी की सारी चीज़ें मैं तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पर बाद में फिर लीसा सोच में पड़ जाती है। छान बोलने लगता है कि नहीं तुम ग्रैंडमा की बातों पे मत आओ, मैं बहुत पुअर हूँ और मैं नॉर्मल इंसान हूँ जहाँ पर मेरी सैलरी ही 5,000 है, तुम्हें क्यों लगता है कि हमारे पास इतने पैसे होंगे। यहाँ पर ग्रैंडमा लीसा से बोलती है कि तुम इसकी बात मत सुनो, तुम बस मेरी बात सुनो। और यहाँ पर लीसा से कहने लगती है अगर आप मुझे 1,80,000 दे दो तो। यहाँ पर छान मन में बोलने लगता है कि देखा धीरे धीरे कैसे ये अपने रंग दिखाते जा रही है। वो ग्रैंडमा को मना तो करता है लेकिन ग्रैंडमा फिर भी 1,80,000 उस पर ट्रांसफर कर देती है। और यहाँ पर ग्रैंडमा उन दोनों का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि कल की कल जाकर ही अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेना। इसके बाद में वो लोग मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए नेक्स्ट डे चले जाते हैं जहाँ पर लीसा सोच में पड़ जाती है कि आखिर 2 घंटे में कोई किसी के साथ शादी कैसे कर सकता है। छान अपने मन में बोल रहा होता है कि मुझे कुछ भी करके ग्रैंडमा को इसकी रियल साइड बतानी होगी, वरना बेचारी ग्रैंडमा समझ रही है कि ये कितनी भोली भाली है लेकिन ये तो बस पैसों के पीछे भागती है। दूसरा यहाँ पर ग्रैंडमा उन दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट ले लेती है। हालांकि लीसा उसे वापस लेने के लिए जाती है तो फिर छान उसे रोक लेता है और अपनी ओर खींच लेता है जहाँ पर उन दोनों की जो क्लोजनेस है वो बहुत बढ़ जाती है। फिर यहाँ पर वो माफ़ी मांगने लगती है। ग्रैंडमा कहते हैं कि माफ़ी मांगने वाली कौन सी बात है, अब तो तुम लीगली हस्बैंड एंड वाइफ हो तो तुम्हें जो चाहिए तुम कर सकते हो, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है। फिर बाद में ग्रैंडमा बोलने लगती है कि अब मैं समझूं, लगता है छान तुम्हें धीरे धीरे पसंद करने लगा है, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ में टी पार्टी में जा रही हूँ और हाँ याद रखना कि तुम दोनों एक दूसरे को और जानो और अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाओ। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है।
ग्रैंडमा के वहाँ से जाने के बाद चांद बोलता है कोई ज़रूरत नहीं है रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की, तुम अपना नाटक जारी रखो, ग्रैंडमा को कुछ समझ नहीं आएगा। फिर यहाँ पर वो उसे अपना कार्ड देकर बोलने लगती है ये कार्ड तुम रख सकते हो, मैं बहुत जल्दी अपने लिए जॉब ढूंढूंगी और धीरे धीरे कर 1,80,000 इसमें डलवा दूंगी। चांद उसे देखकर मन में बोलने लगता है कि क्या पता मैं इसे गलत समझ रहा हूँ, ये गोल्ड डिगर नहीं हो, बस इसे पैसों की ज़रूरत हो, लेकिन क्या पता ये बस नाटक कर रही हो। फिर यहाँ पर वो कहता है कि कोई बात नहीं, इसे तुम खुद ही रख सकती हो। इसके बाद में वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। जहाँ पर लीजा अपने स्कूटी से आती है तो फिर वो चांद को लग्जरियस कार में जाते हुए देखती है और वो उससे पूछती है कि तुम और इस बड़ी सी कार में जा रहे हो, आखिर ये कार तुम्हारी है? तो चांद बोलता है नहीं ये कार मेरी नहीं है, मैं तो बस इसमें अपनी फ़ोटो ले रहा था। तो फिर लीजा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि मुझे भी फ़ोटो लेना है। फिर यहाँ पर वो दोनों की फ़ोटोज़ लेने लगती है, जहाँ पर वो चांद से कहती है कि क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ? चांद कहते हैं कि नहीं, मैं खुद ब खुद चला जाऊँगा। लीजा बोलती है कोई बात नहीं, कभी कभी तुम मुझसे भी हेल्प ले सकते हो, और ड्रॉप करने की तो बात है, मैं उसी और जा रही हूँ, मैं तुम्हें बीच रास्ते में ड्रॉप कर देती हूँ। वह यहाँ पर उसे बोलता है कि ठीक है तो मुझे सबवे के यहाँ पर ड्रॉप कर देना, और यहाँ पर वो उसे हेलमेट देती है जिस हेलमेट के ऊपर छोटू सा डोरेमोन होता है। फिर बाद में वो उसे हेलमेट तक बनाती है एंड यहाँ पर चांद को समझ नहीं आ रहा होता कि बैठते वक्त वो उसे कहाँ पर पकड़े, सेफ्टी रीजन की वजह से। तो लीजा खुद ब खुद उसका हाथ अपनी कमर पर रख देती है एंड उसे सबवे तक ड्रॉप कर देती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर वो इंटरव्यू के लिए जाने लगती है। तो दूसरी ओर चांद का असिस्टेंट उसे कह देता है कि आपको इंटरव्यूज अनाउंस करने जाना है और उन्हें देखने भी जाना है। वो कहता है कि ठीक है, ये इंटरव्यूज में मैं पर्सनली सबका इंटरव्यू लूँगा। दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं लीजा को जो इंटरव्यू देने के लिए पहुँच गई होती है एंड यहाँ पर कई सारे लोग होते हैं। इतने में ही वहाँ पर मिया आ जाती है। सभी लोग मिया को देखकर उसके बारे में बातें करने लगते हैं और उन्हें यकीन नहीं होता कि मिया भी इस इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने के लिए आई है, क्योंकि वो भी एक बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती है। यहाँ पर लीजा अपनी बाजू वाली से पूछने लगती है कि आखिर आज इंटरव्यू के लिए इतने सारे लोग क्यों यहाँ पर है। वो उसे बताने लगती है कि आज का जो इंटरव्यू होने वाला है वो इस कंपनी का CEO खुद ब खुद लेने वाला है, यानी कि मिस सगू। तो आधे से ज़्यादा लड़कियाँ तो सिर्फ और सिर्फ उसे देखने के लिए आई है और उसे सेड्यूस करने के लिए है, और क्या पता किसी लड़की को वो पसंद आ गया तो फिर वो उसके साथ शादी कर ले, बस इसी वजह से। फिर यहाँ पर आ जाती है इंटरव्यूअर जो सभी से चेंज करने के लिए कहती है और उन्हें इंटरव्यू के इंस्ट्रक्शन देने लगती है। फिर सभी लोग ड्रेसिंग रूम में चले जाते हैं, जहाँ पर लीजा जब टेबल पर बैठती है तो मिया आ जाती है और कहने लगती है कि वो मेरी सीट है, लेकिन लीजा उसे बोल देती है कि यहाँ पर तुम्हारा नाम नहीं लिखा हुआ है, जो पहले आएगा उसे वो सीट मिल जाएगी। मिया उसे करीब जाते हैं, बोलते कि अच्छा तुम तो वही हो ना जो मेरे स्कूल के क्लास में हुआ करती थी और बहुत करीब थी, तुम आखिर यहाँ पर क्या करने आई हो? तो वो बताने लगते कि इंटरव्यू देने। मिया हंस कर कहते कि इंटरव्यू देने, आगे तुम्हारे पास कौन से क्वालिफिकेशंस है? तुम्हें पता है मैं खासकर यूरोप से पढ़कर आई हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर मुझे प्रायोरिटी मिली जाएगी, और तुम जैसे गाँव वालों को कौन ही पूछेगा। यहाँ पर लीजा उसे बोलने लगती कि प्लीज़ तुम मुझे यहाँ पर जज नहीं कर सकती। तो फिर वो उसे बताने लगती है कि तुम्हें पता है मेरे अंकल कौन है? वो यहाँ के डायरेक्टर है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इंटरव्यू के तो सिर्फ नाम के लिए रखा गया है, ये पोजीशन तो सिर्फ और सिर्फ मुझे मिलकर रहेगा, तुम इससे अच्छा है कि विड्रॉ कर लो। लीजा उसे कह रही कि देखो ये एक फेयर कॉम्पिटिशन होने वाला है, तो मैं पार्टिसिपेट ज़रूर करूँगी, विड्रॉ करने की बात तो भूल ही जाओ, और हाँ मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे मुँह लगने का। तो फिर वहाँ से अपना कपड़ा लेकर चली जाती है। इसके बाद में यहाँ पर उसका असिस्टेंट आकर चांद को फ़ोन देकर जाता है, जिसमें उस इंटरव्यू के सारे रिकॉर्डिंग्स हो रहे होते हैं। फिर यहाँ पर मिया और तो लीजा साथ में आ जाती है, और जैसे वो लोग अपना ऊपर का गाउन उतारती है उन दोनों का गाउन एकदम सेम होता है। यहाँ पर जजेस भी शॉक हो जाते हैं। मिया मन में बोलने लगती है कि मैंने तो ये फ्रांस के डिज़ाइनर से डिज़ाइन किया है, तो फिर हम दोनों का जो गाउन है वो एकदम एग्जैक्टली सेम क्यों हो सकता है। इतने में यहाँ पर इंटरव्यूअर और बाकी दो इंटरव्यूअर्स को कहने लगती है कि तुम दोनों को पता है कि मिया का जो अंकल है वो यहाँ का डायरेक्टर है, तुम्हें अच्छे से पता है कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। और यहाँ पर वो लोग फेक और कॉपी का इल्ज़ाम लगा देते हैं लीजा पर। लीजा उन्हें बोलते कि नहीं, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। यहाँ पर मिया हंसते हुए बोलती है कि इनके पास प्रूफ नहीं है, तुम क्या ही प्रूफ देना चाहोगी, क्योंकि तुम्हें तो डिज़ाइनर का टी भी नहीं आता होगा, तुम तो नॉर्मल छोटे मोटे कपड़े सिला करती हो, तो तुम्हें इतना हाई फाई गाउन कैसे सिलना आता होगा। और रही बात गाउन से, तो आज तक तुमने एक पहना भी नहीं है।
लीजा यहाँ पर बोलने लगती है कि भले ही मैंने अपनी एंटायर लाइफ में गाउन कभी ना पहना हो, लेकिन मैं गाउन जरूर सिल सकती हूँ, मेरे में इतने स्किल्स तो बिल्कुल है। यहाँ पर सभी जस्ट उस पर क्वेश्चन उठाने लगते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये बात तो बिल्कुल अलग है, तुम्हारे क्वालिफिकेशंस और मिया के क्वालिफिकेशंस बिल्कुल अलग है। एंड क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग मिया यूरोप जाकर पढ़ कर आई है और वो भी डिजाइन, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि वही इतना अच्छा डिजाइन क्रिएट कर सकती है और तुमने उसे कॉपी किया होगा। यहाँ पर लीजा मिया से पूछने लगती है कि ठीक है, अगर मैं मान लेती हूँ कि तुम्हारा डिजाइन है तो फिर क्या तुम्हारे पास स्केच है? हम कोई भी कपड़ा बनाने से पहले स्केच बनाते हैं। यहाँ पर वो कहने लगती कि नहीं, मेरे पास कोई भी स्केच नहीं है। ऑडियंस में बैठे लोग बोलने लगते हैं कि जरूर मिया झूठ बोल रही होगी, क्योंकि अगर उसके पास स्केच ही नहीं है तो वो डिजाइन कैसे कर सकती है। लीजा बोलती कि हाँ सही बात कहा, लेकिन मेरे पास इसका स्केच है। और यहाँ पर वो सभी का स्केच बताने लगती है, जहाँ पर ऑडियंस में बैठे एक लड़की बोलने लगती है कि इसका स्केच तो कितना प्यारा है, इसमें हर एक डिटेल्स को मेंशन किया गया है, ऐसे जैसे उसने खुद ब खुद ये बनाया हो। फिर यहाँ पर सभी लोग लीजा की ओर बिलीव करने लगते हैं, लेकिन मिया यहाँ पर उसका स्केच लेकर बोल देती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा स्केच चुराने की? तभी मैं सोचूं कि मुझे मेरा स्केच क्यों नहीं मिल रहा है। एंड यहाँ पर वो उसका स्केच फाड़ कर फेंक देती है। लीजा कहती है कि झूठ बोलना बंद करो, ये मेरा स्केच है। मिया कहती है कि बस करो, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर तुम्हें इस इंडस्ट्री से हमेशा हमेशा के लिए बैन कर दिया जाए। एक तो तुमने डिजाइन चुराया, ऊपर से तुम यहाँ पर स्केच भी चुरा कर आ गई। यहाँ पर लीजा जजेस को बोल देती है कि ठीक है, अगर आपको मुझे चूज नहीं करना तो मत करो, लेकिन एक बात याद रखना, आपने मुझे रिजेक्ट नहीं किया है, मैंने आपको रिजेक्ट किया, क्योंकि आप ओरिजिनल पर्सनालिटीज और डिजाइन को कभी परख ही नहीं पाते हो और बहुत जल्दी ये कंपनी बैंक करप्ट हो जाएगी। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन मिया उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देती और वो उसे रोक लेती है और कहती है कि ऐसे कैसे तुम यहाँ से जा रही हो, तुमने मेरा डिजाइन कॉपी किया है तो मुझसे माफी मांगो पहले। यहाँ पर सभी लोग ऑडियंस में भी कहने लगते हैं कि हाँ माफी मांगो मिया से, और सभी के सभी लोग लीजा पर ब्लेम लगाने लगते हैं। लूसिया यहाँ पर चांद को गुस्सा आ जाता है कि आखिर ये लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, और वो गुस्से में आके कहता है कि लाइव ब्रॉडकास्ट को अभी क्या अभी बंद कर दो, मैं जाकर अभी इन्हें सबक सिखाता हूँ, और गुस्से में वो फोन फेंक देता है। जहाँ पर असिस्टेंट मन में बोलने लगता है कि इन लोगों ने तो मिसेस गू के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है, लगता है मिस्टर गू इन्हें नहीं छोड़ने वाले। और यहाँ पर वो माफी मांगने से मना कर देती है, जहाँ पर सभी जज यानी कि जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो स्टेज पर आ जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर मिस्टर गू यानी कि चान आ जाता है, जो इन सबको रुकने के लिए बोलता है। यहाँ पर मिया तो चान के पास चली जाती है, लेकिन चान उसे साइड में हटा देता है और यहाँ पर उसका असिस्टेंट एज ए मिस्टर गू एक्ट करता है और चान एज ए उसका असिस्टेंट। एंड यहाँ पर भी उन्हें मिस्टर गू की यानी कि चान की रियल फेस की आइडेंटिटी नहीं पता होती। इसके बाद में यहाँ पर चान बोलने लगता है कि अगर तुम्हें लगता है कि मिया इस ड्रेस की रियल डिजाइन है तो फिर मिया एक काम करो, तो मिस्टर गू को एक्सप्लेन करके बताओ कि ये ड्रेस तुमने किस चीज से इंस्पायर करके लिया है। मिया यहाँ पर उल्टी सीधी बातें बोलने लगती है और उसे एक्सप्लेन करना ही नहीं आता, तो फिर वो इंटरव्यूअर वाली लड़की उसका साइड लेकर बोलती है कि आप बेचारी पर इतना प्रेशर मत बनाइए, वो शायद से नर्वस हो गई होगी, ये बहुत अच्छी है, इसने यूरोप में स्टडी किया है और तो ये बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती है। यहाँ पर उसका असिस्टेंट यानी कि फेक मिस्टर गू बोलने लगता है कि तुम यहाँ पर इन लोगों को पुअर और रिच के बेसिस पे ट्रीट करते हो, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती। वो इंटरव्यूअर कहने लगती है कि नहीं नहीं, ये इंस्पिरेशन वाली बात बोलने में थोड़ी सी घबरा गई होगी, लेकिन मैं बेट लगा कर कहती हूँ कि लीजा को इंस्पिरेशन वाली चीज़ तो पता भी नहीं होगी, क्योंकि ओरिजिनली ये ड्रेस तो उसने बनाई नहीं है। लीजा यहाँ पर बोलने लगती कि मुझसे पूछ के देखा, मैं इस ड्रेस को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, और यहाँ पर अपने इंस्पिरेशन के बारे में बताने लगती है, जहाँ पर छान बोल देता है कि देखा इसने कितना परफेक्शन के साथ में इस चीज़ का एक्सप्लेन किया है, और मिया तो यहाँ पर सोच में ही रह जाती है। फिर यहाँ पर असिस्टेंट यानी कि फेक गू बोलने लगता है कि चान तुम मुझे बताओ कि हमें इसे क्या सजा देनी चाहिए। तो वो बताने लगता है कि क्यों ना हम इन्हें यहाँ से फायर कर दे और इनके 40% सैलरी को कट कर दे, यही इनके लिए बहुत बेहतर होगा। एंड रही बात यहाँ पे लीजा की, तो फिर हमें इसे इंटरव्यू पास करवा देना चाहिए और इसकी सैलरी डबल कर देनी चाहिए। तो यहाँ पर असिस्टेंट बोल देता है कि ठीक है, जैसा मेरा असिस्टेंट कह रहा है हम वैसा ही करेंगे, और यहाँ पर गुस्से में उन सभी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। यहाँ पर बाद में वो चांद से पूछने लगती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। चांद बताने लगता है कि मैं मिस्टर गू का असिस्टेंट हूँ और होने वाला बॉडीगार्ड भी। वो कहते हैं कि होने वाला बॉडीगार्ड। यहाँ पर मिस्टर गू यानी कि उसका असिस्टेंट बोलने लगता है कि हाँ, चांद मेरा असिस्टेंट है, साथ साथ है मेरा बॉडीगार्ड भी, इसलिए हमेशा मैं उसे अपने से आगे रखता हूँ और मुझे बहुत सेफ और सिक्योर फील होता है। वह यहाँ पर वो उसे अपनी न्यू कंपनी में वेलकम करता है और बोलता है कि हमारी न्यू कंपनी में जब भी कोई न्यू एम्प्लॉय आती है तो उनके लिए हम डिनर का अरेंजमेंट करते हैं,
हर जगह जहाँ पर उनका मन चाहे। फिर यहाँ पर वो अपने फेवरेट रेस्टोरेंट का नाम बताती है। तो फिर मिस्टर गो बोलने लगते हैं कि ठीक है, हम सारे अरेंजमेंट कर लेंगे, असिस्टेंट तुम सब अरेंजमेंट कर लेना, और याद रखना कि तुम अपनी फैमिली मेंबर्स को भी यहाँ पर लेकर आ जाओ। जाते जाते असिस्टेंट अपने मन में सोचता है कि भले ही मैं सीईओ ना हो, लेकिन यहाँ पर सीईओ का नाटक करके मैंने सीईओ को और उसकी वाइफ को एक दूसरे के क्लोज आने के लिए बड़ा हेल्प किया है। वह यहाँ पर छान बोलने लगता है कि अगर फैमिली में से किसी को नहीं आना तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर लीजा बोलती कि नहीं नहीं, मैं अपनी ग्रैंडमा को यहाँ पर लेकर आना पसंद करूंगी। छान उसे कहता है कि क्या तुम मुझे लेकर नहीं जाओगी, मैं भी तो तुम्हारा फैमिली मेंबर हूँ। लीजा बोलती कि तुम्हें लेकर जाकर क्या करूँ, और तुम यहाँ पर खड़े खड़े मुझसे बाहर क्या कर रहे हो, मिस्टर गू कब का चले गए, जल्दी वहाँ पर जाओ वरना वो तुम्हारी जॉब ले लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर वो छान की ग्रैंडमा को लेकर उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है। फिर यहाँ पर वो लोग अंदर की ओर आते हैं, जहाँ पर वो इंटरव्यूअर सोच रही होती है कि लीजा की वजह से मेरी आधी सैलरी खा चुकी है, लेकिन आज मैं उसे नीचा दिखाकर जरूर छोड़ूंगी और मैं उसकी बदनामी तो बहुत करूंगी। यहाँ पर लीजा आ जाती है तो वो बोलने लगती है कि आखिर तुम इस बुढ़ी औरत को यहाँ पर लेकर आई हो, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पर है, लगता है तुम्हारा हस्बैंड कुछ ज्यादा ही पुअर है, इसलिए तुम उसे हम सबके सामने लाने से शर्मा रही हो। लीजा यहाँ पर बोलने लगती है कि नहीं तो मुझे ग्रैंडमा को लेकर आने का मन था तो मैं इन्हें लेकर आ गई। ग्रैंडमा बोलती कि अच्छा तो तुम्हें इसका हस्बैंड चाहिए, कोई बात नहीं, मैं अपने ग्रैंडसन को कॉल कर अभी बुलाती हूँ। एंड यहाँ पर वो फोन निकाल कर छान को कॉल लगा देती है, जहाँ पर जैसे ही कॉल छान पिक करता है यहाँ पर दूसरों से इंटरव्यूअर ग्रैंडमा का फोन गिरा देती है, और यहाँ पर छान को ग्रैंडमा की चिल्लाने की आवाज आती है। तो अपने असिस्टेंट को पूछता है कि जाओ और जाकर देखो कि आखिर हो क्या रहा है। दूसरा यहाँ पर वो इंटरव्यूअर बोलने लगती है कि क्या तुम यहाँ पर अपने पूरे गाँव वाले को बुलाने वाले हो, इतने कौन से गरीब हो तुम जो एक रेस्टोरेंट में खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर वो अपनी स्टाफ को इशारा करती है, जहाँ पर उसकी स्टाफ ग्रैंडमा को धक्का मार के गिरा देती है, और सभी लोग लीजा और ग्रैंडमा को पकड़ लेते। और वो इंटरव्यूअर बोलने लगती है कि देखना अब कैसे मैं तुम्हें मजा चखाती हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा बॉस कोई और है, नहीं, तुम्हें लाइफ टाइम ऑफिस में मुझे ही सहन कर लेना पड़ेगा। और यहाँ पर वो सैलेड लाती है और ग्रैंडमा के फेस पर जोर जोर से लगाने लगती है। लीजा यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर उसे ये सब करने से मना करती है, लेकिन वो इंटरव्यूअर बहुत बुरी होती है। साथ साथ में वो वाइन की बोतल लेती है और सारा का सारा वाइन बेचारी ग्रैंडमा पर डालने लगती है। यहाँ पर ग्रैंडमा को हार्ट में कुछ तो होने लगता है, तो फिर लीजा बोलती कि रुकिए, मेरे बैग में मेडिसिन है, मैं वो अभी आपको देखती हूँ। यहाँ पर जैसे वो मेडिसिन निकालती है, इंटरव्यूअर अपने स्टाफ को इशारा करती है और वो लोग तो उस मेडिसिन को भी छीन लेते हैं। बेचारी लीजा रो रो कर उसे बहुत प्लीज करने लगती है कि ग्रैंडमा को कुछ हो जाएगा, प्लीज मुझे उसे ठीक करने दीजिए। लेकिन यहाँ पर इंटरव्यूअर उसकी एक बात नहीं मानती और उसे बोलती है कि लगता है तुम्हें अपनी ग्रैंडमा पर बहुत ध्यान आ रहा है, यहाँ पर नीचे झुको और तो और मेरे शूज को लिक करो, तब जाके मैं यहाँ पर तुम्हारे ग्रैंडमा को छोड़ दूंगी। लीजा बोलती कि ठीक है, प्लीज मेरी ग्रैंडमा को छोड़ दो, मैं ये सारी चीजें करने के लिए रेडी हूँ। और यहाँ पर वो नील डाउन करती है और बो डाउन करने लगती है। इतने में ही छान आ जाता है जो कहने लगता है कि कौन है वो जो यहाँ पर ये सारे ह्यूमर्स फैला रहा है। यहाँ पर छान लीसा से बोलने लगता है, तुम ग्रैंडमा को लेकर बैठो, ये सारे सिचुएशन में हैंडल कर लूंगा। और यहाँ पर वो इस इंटरव्यू पर चिल्लाने लगता है। वो लड़के बोलने लगते हैं कि आखिर तुम कौन होते हो, तुम तो बस एक मामले से बॉडीगार्ड हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चिल्लाने की। लेकिन यहाँ पर उसका असिस्टेंट यानी कि फेक मिस्टर गू उसी पर चिल्ला उठता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉडीगार्ड पर चिल्लाने की, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो इंसान मेरा राइट हैंड है, आखिर तुम उस पर कैसे चिल्ला सकती हो, अपना सामान पैक कर और हमेशा के लिए यहाँ से निकल जाओ। छान बोलने लगती कि सामान पैक करना ही इंपॉर्टेंट नहीं होगा, हम तुम्हें इस कंपनी से फायर कर रहे हैं, साथ साथ हर एक कंपनी से जो हमसे जुड़ी हुई है, हम तुम्हें हर एक कंपनी में कोई भी कंपनी में जॉब आसानी से नहीं देने वाले। यहाँ पर वो उसे चिल्लाने वाली थी, लेकिन यहाँ पर मिस्टर गू ही उसे चिल्ला देता है और उसे वहाँ से तुरंत की तुरंत निकलने के लिए बोलता है। यहाँ पर चांद सभी के ऊपर गुस्सा होकर कहने लगता है कि आइंदा इस कंपनी में मैंने वापस से किसी को फैमिली मेंबर या किसी भी स्टाफ को बुली करते हुए देखा तो वो तुरंत इस कंपनी से फायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम ग्रैंडमा को देखते हैं जहाँ पे वो बेहोशी की हालत में थी और लीजा चांद से माफी मांगने लगती है, लेकिन चांद बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अक्सर ये सारी चीजें हो जाया करती है, तुम अपने आप को ब्लेम मत करो। वह यहाँ पर ग्रैंडमा उठ जाती है तो लीजा उनसे माफी मांगती है और कहती है कि आपको मेरे घर चलना चाहिए, यहाँ पर नर्स जितना अच्छे से ख्याल नहीं रखेंगी उतना अच्छे से मैं आपका ख्याल रखूंगी और डेली मैं आपको अच्छे अच्छे खाने बनाकर खिलाऊंगी जहाँ पर आपकी हेल्थ के लिए वो फूड बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर ग्रैंडमा रेडी हो जाती है, लेकिन छान जाने से मना कर देता है और कहता है कि नहीं, हम तुम्हारे घर पर शिफ्ट नहीं हो सकते, यहाँ पर ऑलरेडी नर्स है। लेकिन ग्रैंडमा छान को इशारे करते हैं, बोलते कि नहीं, अगर मेरी बेटी
ये चाहती है तो मैं वो करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। और यहाँ पर चान को वैसा ही करना पड़ता है जैसा उसकी ग्रैंडमा चाहती है एंड वो दोनों लिसा के घर पर शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लिसा पूछती है कि ग्रैंडमा कहाँ पर है, तो वो बताने लगता है कि एक्चुअली ग्रैंडमा थोड़ी टाइम में आ ही जाएगी। लेकिन इतने में ग्रैंडमा वीडियो कॉल कर देती है और कहती है कि मेरी बेस्टी को एक इमरजेंसी आ गई है तो मैं उसके साथ में थोड़े टाइम के लिए ओशन की ओर जा रही हूँ, तब तक तुम दोनों साथ में रहना और अपने रिलेशनशिप को डेवलप करना। फिर यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और उनके मन में ख्याली पुलाव पकने लगते हैं। फिर यहाँ पर चाना से कहता है कि अगर तुम चाहती हो तो मैं मिस्टर गु से अरेंजमेंट करवाने के लिए कह सकता हूँ। लिसा बोलती है कि कौन सी चीज़ की अरेंजमेंट करवानी है, मेरा घर इतना अच्छा तो है, तुम बेडरूम में सो जाना, मैं सोफा पर सो जाऊंगी। इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। चान यहाँ पर रूम को देखकर कहता है रूम छोटा तो जरूर है लेकिन इसने इस रूम को बहुत अच्छे से रखा है। दूसरा लिसा सोचने लगती है कि आखिर अब मैं क्या करूँ, मैं ऑफिशियली इसकी वाइफ हूँ तो क्या मैं एकदम वाइफ की तरह बिहेव करूँ और अपनी सारी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी करूँ, या फिर क्या पता ये मुझे मेरी वाइफ बनना ही नहीं देना चाहता। ठीक है, मैं एकदम नेचुरल एक्ट करूंगी, जैसी मैं हूँ वैसे ही मैं रहूंगी और आगे नेचर को इसका कॉल लेने दूंगी। यहाँ पर बाद में वो बाहर आती है तो चानू से कहीं दिखता नहीं, तो उसे शावर की आवाज़ आने लगती है। वो फटाक से शावर की ओर भाग जाती है क्योंकि हीटर जो है वो टूटा हुआ था, तो गलती से छान के ऊपर हीटर ना गिर जाए या फिर एकदम तड़पता हुआ गर्म पानी ना गिर जाए और वो उसे एकदम कोने में लेकर चली जाती है, जहाँ पर छान को लगता है कि शायद से वो उसे किस करना आई है और वो उसे टॉवल भी देखने के लिए आई है। लेकिन यहाँ पर लिसा उसे माफ़ी मांगती है और सारी बात बताती है और शर्माती हुए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद में वो लोग अपने नाइट आउट पर जाते हैं, जहाँ पर लिसा सोचने लगती है कि मुझे कुछ भी करके एक्स्ट्रा पैसे कमाने होंगे। यहाँ पर छान बोलता है कि इसमें मेहनत करने वाली कौन सी बात है, मिस्टर गू की कंपनी तुम्हें ट्रिपल पे भी करेगी अगर तुम 5 मिनट ज़्यादा भी ओवर टाइम कर लोगी तो। यहाँ पर लिसा बोलने लगती है कि मिस्टर गू की कंपनी तो कितनी अच्छी है ना और वहाँ पर हमें कितने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन इतने ही टाइम में वहाँ पर उसकी स्कूटी जो है वो धीरे धीरे चलती है और उसका पावर खत्म कर हो जाता है एंड बाद से एक कार गुजरती है। लिसा को गुस्सा आता है क्योंकि वो कार उन्हें कट मार देती है और लिसा यहाँ पर गुस्सा करने लगती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें कट मारने की। इतने में ही मियाँ बाहर निकलती है जो उन पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम गरीबों को आखिर कोई जगह नहीं मिलती है, जब देखो तब अमीरों के बाजू में घुमा करते रहते हो। यहाँ पर लिसा बोलती है कि गलती तुम्हारी है, तुमने हमें कट मारा है और हम तुम्हें कुछ बोल नहीं रहे, तुम हमें बोले जा रही हो। मियाँ बोलती है कि अच्छा तो तुम मुझे बोल रही हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता मेरा बॉयफ्रेंड इतनी महंगी कार चला रहा है, तुम्हें पता है इस पर क्या जगह है, अब चलो 80,000 पे करो। लेकिन यहाँ पर चांद 80,000 पे करने से साफ साफ मना कर देता है और उसे वहाँ से ले जाने लगता है। तो मियाँ उन्हें रोक के बोलती कि अच्छा तो तुम इसके हस्बैंड हो, तब मैं सनरूफ इंटरव्यू के टाइम पे तुम इसका साइज इतना क्यों ले रहे थे, तुम दोनों ने आखिर इस हाइट से प्लानिंग की हुई थी। यहाँ पर बाद में वो उसका प्रोफेशन बनाने लगती है, जहाँ पर मियाँ का बॉयफ्रेंड उसके प्रोफेशन पर हंसने लगता है। लिसा बोलती है बॉडीगार्ड है, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है, तुम जैसा स्कैमर तो नहीं है। यहाँ पर मियाँ को गुस्सा आता है तो अपने बॉयफ्रेंड की ओर देखने लगती है, जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड बोलता है टेंशन मत लो मैं चीज़ें हैंडल कर लूँगा। और यहाँ पर वो छान के ऊपर हाथ उठाने वाला था, ऐसा लगा था कि जैसे वो छान को पिट देगा, लेकिन यहाँ पर छान ही उल्टा उसे पिट देता है। इसके बाद में यहाँ पर मियाँ को गुस्सा आता है और वो कहने लगती है कि अभी के अभी 80,000 दे दो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो फिर छान बोलता है कि ठीक है हम तुम्हें कंपेंसेशन पे कर देंगे, लेकिन वो कंपेंसेशन तुम्हें हमें भी पे करना होगा। तो फिर मियाँ बोलते कि ठीक है और यहाँ पर छान उसे 80,000 भिजवा देता है। यहाँ पर तो लिसा को 80,000 बहुत ही ह्यूज अमाउंट लगता है। फिर मैं छान बोलता है कि चलो अब मुझे 1 लाख रुपीज़ ट्रांसफर करो। मियाँ बोलते कि किस बात का 1 लाख रुपीज़ की तुम बात कर रहे हो, वो तुम्हारी कार की वजह से इस बाइक का जो है पावर लॉस हो गया, तो तुम्हें नहीं लगता यहाँ पर तुम्हें हमें कंपेंसेट करना चाहिए। फिर यहाँ पर मियाँ अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है, उसका बॉयफ्रेंड क्या देता है कि फिलहाल मेरे पास कैश नहीं है, तो वो कहते हैं कि ऑनलाइन कर दो, तो बोलते हैं कि मेरे पास बैंक में भी पैसे नहीं है और यहाँ पर पूरा का पूरा 1 लाख मियाँ को पे करना पड़ता है, जहाँ पर वो पेमेंट कर गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। दूसरा यहाँ पर वो लोग घर पर चले जाते हैं, जहाँ पर लिसा यहाँ पर सारी बातें मियाँ के बारे में बताने लगती है कि किस तरीके से वो स्कूल में उन्हें बुली किया करती थी और तो एक टाइम पे वो लोग बहुत अच्छे फ्रेंड थे, लेकिन यहाँ पर उसने उसे झूठ बोला और उसे धोखा दे दिया। छान पूछता है कि तुम्हें झूठ बोलने वाले और धोखा देने वाले लोग नहीं पसंद। लिसा बोलती है बिल्कुल भी नहीं, मेरे मॉम डैड के साथ भी एक चीज़ हुई थी जहाँ पर उन्होंने किसी पर ट्रस्ट किया और उन्हें बदले में क्या मिला, धोखा। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। छान यहाँ पर घबराने लगता है। लिसा उसके पास आके बोलती है कि क्या तुम भी मुझे झूठ बोल रहे हो। तो छान बोलता है नहीं नहीं, आगे मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूँगा। लिसा बोली पता है मुझे, तुम दोनों मुझसे क्यों झूठ बोलोगे, मैं तुम्हें और ग्रैंडमा को अपना सबसे क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर मानती हूँ। और यहाँ पर
वो बाद में वो सोने चली जाती है, जहाँ पर चांद मन ही मन सोच रहा था कि बहुत जल्द मुझे इसे अपने बारे में बताना ही पड़ेगा। दूसरे दिन यहाँ पर जब वो कंपनी में जाती है तो मियाँ को पाती है। मियाँ बोलने लगते हैं कि यहाँ के डायरेक्टर मेरे अंकल है, तो फिर मेरी जब मर्जी होगी मैं आती जाती रहूंगी। और यहाँ पर बाद में वो बोलने लगते कि ठीक है जो करना है करो, लेकिन मुझे मत डिस्टर्ब करो, मैं यहाँ पर अपने डिजाइन बना रही हूँ। जहाँ पर वो सभी को ब्लू कलर का इन्विटेशन बताने लगती है और कहती है कि मिसेस गू की एनिवर्सरी का इवेंट वाला इन्विटेशन है, जो बहुत मुश्किल से लोगों को मिलता है। और सभी स्टाफ उस इन्विटेशन के बारे में तारीफ करने लगते हैं और मियाँ से प्लीज करते हैं कि क्या प्लीज तुम हमें वहाँ पर लेकर चलोगी। मियाँ बोलते कि हाँ मैं सबको लेकर जाना पसंद करूंगी सिवाय एक के, और वो है लीजा। लीजा बोलते कि जाओ जाओ, मुझे तुम्हारे साथ आना पसंद भी नहीं है और मैंने पहले ही कह दिया कि मुझे डिस्टर्ब मत करो। फिर यहाँ पर मियाँ बोलते कि अच्छा लगता है तुम बहुत ज़्यादा ही काम कर रही हो, और यहाँ पर वो खुद का काम ही लीजा को थमा देती है। लेकिन लीजा वो काम करने से साफ साफ मना कर देती है। तो मियाँ कहते कि बोलो मत, तुम्हारा हस्बैंड इस कंपनी का सिर्फ मामूली सा बॉडीगार्ड ही है, जहाँ पर उसे इस कंपनी से निकालने में चुटकी में मैं निकाल सकती हूँ। तो फिर अगर तुम अपने हस्बैंड की जॉब बचाना चाहती हो तो चुपचाप ये काम कर दो। फिर यहाँ से सभी लोग चले जाते, जहाँ पर लीजा सोच में पड़ जाती है। चान अपने असिस्टेंट के साथ होता है तो फिर उससे उसकी वाइफ का कॉल आ जाता है, जहाँ पर वो मुस्कुराने लगता है। उसका असिस्टेंट भी समझ जाता है कि ये कितना भी अकड़ू क्यों ना हो, लेकिन अपनी वाइफ का नाम सुनते ही और उसका कॉल देखते ही और उसे सामने से देखते ही ये मुस्कुराने लगता है। ये तो अपनी वाइफ के लिए पूरा प्यार में पड़ चुका है। यहाँ पर वो खुशी खुशी कॉल को पिक करता है और लीजा बोलने लगती है कि माफ़ कर देना, मैं आज रात को घर तेरी से आने वाली हूँ, तो फिर खाना मैंने फ्रिज में रख दिया है, तो उसे हीट अप करके यहाँ पर वो सोचने लगता है कि आखिर वो इतना ओवर टाइम क्यों वर्क कर रही है। असिस्टेंट बोलता है कि क्या मैं उन्हें छुट्टी दे दूँ। वो कहता है कि नहीं नहीं, उसे मेहनत करना है करने दो। इसके बाद में लीजा यहाँ पर अपने एम्ब्रॉयडरी का वर्क कर रही होती है, तो पीछे से छानाकार उसे देखने लगता है और यहाँ पर वो उसके लिए डिनर लेकर आ जाता है, जहाँ पे वो रेस्टोरेंट का नाम पढ़ता कहने लगती है कि इतने महंगे रेस्टोरेंट से तुम्हें खाने लाने की क्या जरूरत थी। चान बोलता है कि टेंशन मत लो, ये जो डिनर है वो कंपनी के नाम पर है। तो लीजा भी यहाँ पर खुश हो जाती है। वो उसे पूछता है कि आखिर तुम डबल ट्रिपल वर्क क्यों कर रही हो। वो उसे कहने लगती है कि यहाँ के कलीग्स कल इवेंट में जा रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने सारा काम मुझ पर छोड़ दिया है और वो लोग चाहते कि ये सब काम मैं करूँ। यहाँ पर वो पूछता है कि कौन सा इवेंट, तो उसे वो उस इवेंट के बारे में बताने लगती है। तो चान पूछता है कि तुम्हारा भी मन है। लीजा बोलती हाँ मेरा मन है तो, लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है। फिर यहाँ पर वो उसे पूछता है कि आखिर कौन है वो जो इन्हें इस इवेंट में जाने के लिए ले जा रहा है, क्योंकि नॉर्मल एम्प्लॉयज को जाना वहाँ तो अलाउड नहीं है। वो बताने लगते कि मियाँ के जो अंकल है वो इस कंपनी के डायरेक्टर है, इसलिए मियाँ के पास राइट्स है। वो बोलता है कि रुको अभी मैं उन्हें सबक सिखा कर आता हूँ। लीजा बोलती है कि जाने दो, ये मियाँ ही नाटक करती है, लेकिन बाकी के लोग भी तो नॉर्मल वर्कर्स ही है ना, हम क्यों उनके पेटों पर लात मारे। फिर यहाँ पर चांद बोलता है कि ठीक है जैसा तुम कहो, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। लीजा बोलती कि तुम्हें ये सब करना आता है। चांद बोलता कि तो मैं इतने टाइम से उनका बॉडीगार्ड हूँ, तो मैंने उन्हें देखते देखते सीख गया। फिर यहाँ पर वो उसकी हेल्प करवाने लगता है। दूसरा लीजा जब घर जाती है तो फिर वो देखती है कि सोफा पर जो है वो पानी लीकेज का पानी आ जाता है, जहाँ पे वो ऐसे सो तो नहीं पाएगी। तो फिर यहाँ पर वो चांद के दरवाजे के समझा कर सोचने लगती है कि आखिर वो उसे हेल्प मांगे या फिर नहीं। इतने में ये चांद खुद ब खुद दरवाजा खोल देता है। तो फिर यहाँ पर लीजा उसकी बॉडी को देखने लगती है। चांद बोलता है कि अगर इतना ही देखना तो तुम अंदर आ सकती हो, और तुम एकदम क्लोजअप वाला लुक ले। लीजा यहाँ पर शर्मा कर उसे ना बोलने लगती है। इसके बाद में वो उसे सारी बात बताती है। चांद बोलता है कि यार ये तो तुम्हारा ही घर है, तुम इतनी हेजिटेट क्यों कर रही हो। इसके बाद में वो उसके बेड पर जाकर ब्लैंकेट सोने लगती है और चांद उसके फेस के बहुत करीब होता है और वो ब्लैंकेट अपने मुंह पर डाल देती है। तो चांद उस ब्लैंकेट को हटा के बोलता है कि आखिर तुम इतना शर्मा क्यों रही हो। लीजा बोलती कि मैं कहाँ शर्मा रही हूँ, मैं तो बस यहाँ पर सोने के लिए आई हूँ, मेरा कोई और इंटेंशन नहीं है। चांद बोलते कि तुम्हें लगता है मेरा कोई और इंटेंशन है। लीजा बोलती है मुझे क्या पता, लेकिन मुझे सोना है। तो चांद यहाँ पर बोलता है कि हिलो मत, मैं तुम्हें बस कत्ल करना चाहता हूँ। एंड यहाँ पर नेक्स्ट डे वो लोग ऑफिस में आ जाते हैं, जहाँ पर मैनेजर को बहुत गुस्सा आता है और वो तो मियाँ का डिज़ाइन देखकर चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि मियाँ के डिज़ाइन में एम और एक बहुत इनअप्रोप्रिएट सा सिंबल बना होता है, जहाँ पर मियाँ लीजा की ओर देखने लगती है। और ये किसी और ने नहीं बल्कि चांद ने उस रात को ही बनाया होता है जिस रात को वो लीजा की हेल्प कर रहा था। एंड यहाँ पर मैनेजर उन सब पर गुस्सा करने लगता है,
सिवाय लीजा के, और बोलता है कि लीजा से कुछ सीखो, उसका वर्क कितना अच्छा है और उसने कितने डेडिकेशन के साथ अपना ये काम किया है, और तुम सबने इस काम को तो मजाक बना कर रखा है। यहाँ पर फिर लीजा को उस ग्रुप का लीडर बना दिया जाता है। मैनेजर बहुत खुश होता है, तो फिर वो अपने पॉकेट में से उसे उस इवेंट का इनविटेशन भी निकाल कर दे देता है। मैनेजर जैसे ही यहाँ पर से जाता है, मिया उसका इनविटेशन छीन लेती है। लीजा उसे वो इनविटेशन वापस देने के लिए कहती है, लेकिन मिया बोलते कि ठीक है, अभी तो मैं वापस देती हूँ, और यहाँ पर वो इनविटेशन को फाड़ देती है और कहती है कि वापस से ले लो। लीजा यहाँ पर उस पर गुस्सा आने लगती है। मिया बोलती है कि गुस्सा क्या हो रही हो, तुम्हें लगता है तुम्हारे पास इनविटेशन आ गया तो तुम उस इवेंट में जा सकती हो, तुम्हारे पास इस इवेंट में पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होंगे, और हाँ तुम नीचे वाले लेवल में हो तो ऊपर वाले लेवल में आने की कोशिश भी मत करो। यहाँ पर बेचारी लीजा घर चली जाती है, जहाँ पर वो इनविटेशन को चिपकाने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरा और उसके घर के दरवाजे के सामने कोई और आ जाता है। यहाँ पर वो उस आंटी को देखकर पहचानती नहीं है, और वो आंटी कहने लगती कि मैं तुम्हारी मदर इन लॉ हूँ, यानी कि चांद की मम्मा, और यहाँ पर वाकर बैठ जाती है, जहाँ पर चांद भी वहाँ पर आ जाता है और उसकी मम्मा बान पर चांद पर चिल्लाने लगती है कि तुमने इतनी अच्छी वाइफ बना ली है, लेकिन एक बार भी तुमने मुझे ये बात बताना नहीं चाहा। यहाँ पर चांद अपनी मॉम को इशारे करता है, लेकिन उसकी मॉम को उसके इशारों के बारे में तो समझ ही नहीं आता। दूसरा यहाँ पर उसकी मॉम सभी गार्ड्स को बुलाती है, जहाँ पर वो लोग हाई फाई ज्वेलरीज और बहुत सारे ड्रेसेस लेकर आ जाते हैं, और उसकी मॉम बाद में बताने लगती है कि ये ड्रेस जो है वो स्पेशली ब्रिटिश के एक बड़े से डिजाइनर ने डिजाइन किया है, और मैंने स्पेशली ये तुम्हारे लिए लाया है। फिर यहाँ पर वो शौक हो जाती है और कहती है कि तब तो ये सारी चीजें बहुत कॉस्टली होंगी। उसकी मॉम बोलने लगती है कि तुम कॉस्ट का टेंशन क्यों लेती हो, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। चांद यहाँ पर अपनी मॉम को इशारा करता है, और तब जाकर उसकी मॉम उस इशारे को समझती है। चांद कहने लगा कि मॉम की बातों में मत आओ, वो कुछ ज्यादा ही ड्रामा सीखती है, तो उन्हें इन सारी चीजों का बहुत शौक है, तो वो सारे डुप्लीकेट चीजें लिया करती है। तो फिर लीजा बोलती है फिर ठीक है। यहाँ पे वो चांद उस इन्विटेशन को देख लेता है, तो चांद बोलता है कि इसमें तुम चिपका क्या रही हो, हमारे पास ऑलरेडी इन्विटेशन है। वो पूछते कैसे, वो कहता है कि ऑब्वियसली कैसे हो नहीं होगा, मैं तो उनका बॉडीगार्ड हूँ, तो मुझे तो वहाँ पर ऑब्वियसली जाना है जहाँ पर मैं तुम्हें भी लेकर जा सकता हूँ। इसके बाद में फाइनली वो इवेंट वाला दिन आ ही जाता है, जहाँ पर मिया अपने चमचों का लाई होती है और वो लोग उसी की तारीफ किए जा रहे थे। फिर बाद में वो लोग इस इवेंट के बारे में तारीफ करने लगते हैं। दूसरा हम यहाँ पर देखते कि जब वो लोग अंदर की ओर जा रहे होते हैं, तो फिर यहाँ पर उसी टाइम पर लीजा आ जाती है। वो लोग लीजा को देखकर शॉक हो जाते हैं, और लीजा बहुत ब्यूटीफुली रेडी होकर आती है। फिर यहाँ पर मिया बोलने लगती है कि तुम्हें पता है ना, विदाउट इनविटेशन यहाँ पर एंट्री अलाउड नहीं है, और अगर तुम सोच रही हो कि तुम चुपके से अंदर जाओगे तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, यहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। मिया यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को बुला देती है और कहने लगती है कि इस लड़की के पास में इन्विटेशन नहीं है, जरा ध्यान रखना कि जबरदस्ती अंदर ना जाए। बॉडीगार्ड यहाँ पर बहुत पोलाइटली लीजा को कहता है कि प्लीज आप अपना इन्विटेशन दिखाएंगे तब जाकर हम आपको अंदर जाने देंगे, वरना ऐसे जाना अलाउड नहीं है, फिर हमें आपके अगेंस्ट एक्शन लेने पड़ेंगे। लीजा यहाँ पर मिया की ओर देखकर बोलने लगती है कि किसने कहा मेरे पास इन्विटेशन नहीं है, और यहाँ पर वो अपना रेड कलर का इन्विटेशन कार्ड निकालती है, जहाँ पर बॉडीगार्ड उसे देखता है और मन में बोलने लगता है कि ये तो वीआईपी वाला इन्विटेशन है, मुझे इनका ख्याल रखना ही होगा। यहाँ पर बाकी के जो कलीग्स होते हैं वो बोलने लगते हैं कि लीजा तुम कितनी बुरी हो, तुम्हें ये फेक इन्विटेशन बनाने की क्या जरूरत थी, तुम्हें पता नहीं है क्या जो रियल इन्विटेशन का कलर है वो ब्लू था, अगर बनाना ही था तो अच्छे से बनाती, तुम कलर कैसे मिसजज कर सकती हो। और मिया यहाँ पर बॉडीगार्ड को उसे वहाँ से निकालने के लिए बोलती है, लेकिन बॉडीगार्ड उसे वीआईपी एंट्री दे देता है और बॉडीगार्ड मिया पर ही चिल्ला देता है। इसके बाद में वो लोग अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर असिस्टेंट छान को आकर बताता है कि आपकी वाइफ आ चुकी है, और छान यहाँ पर टेबल के नीचे छुप जाता है। दूसरा यहाँ पर असिस्टेंट उसे ग्रीट कर चला जाता है। इतने में मिया आ जाती है, जो कि लीजा के ऊपर चिल्लाने लगती है। यहाँ पर वो उसे कहती है कि फेक ड्रेस पहनते हो तुम्हें शर्म नहीं आती। इतने में अनाउंसर आता है जो कहने लगता है कि आज की एग्जीबिशन में हम एक स्पेशल टिंग टोंग वाला इयररिंग बताने वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इयररिंग हम नहीं दिखा सकते। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और सभी लोग उस इयररिंग के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। फिर यहाँ पर मिया अपना मुंह खोलकर बोलने लगती है कि हाँ, ये इयररिंग वो लोग नहीं बता सकते क्योंकि वो इयररिंग तो ओरिजिनली मेरे पास है। यहाँ पर किसी को उसकी बात समझ नहीं आती, तो वो उन्हें बताने लगती है कि एक्चुअली ये जो इयररिंग है वो मेरी फैमिली को बिलोंग करती है और वो फिलहाल मेरे पास है, इस वजह से वो लोग इसे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। फिर यहाँ पर वो इयररिंग को निकालती है और सभी को दिखाने लगती है, जहाँ पर सभी लोग उस इयररिंग को देखकर खुश हो जाते हैं। दूसरा यहाँ से लीजा जाने लगती है, तो फिर मिया बोलते कि क्यों, तुम्हें शर्म आ रही है क्या कि तुमने फेक इयररिंग्स पहने, और यहाँ पर वो सभी को उसके इयररिंग्स दिखाने लगती है,
जहाँ पर सभी लोग कहते हैं कि दो इयररिंग्स, वो भी थिंग टॉन्ग वाले। मिया बोलते कि पॉसिबल ही नहीं है, इस दुनिया में थिंग टॉन्ग वाले इयररिंग सिर्फ एक ही है जो कि मेरे पास है, और मेरा वाला इयररिंग एकदम रियल है। यहाँ पर मिया तो लीजा से इतना इरिटेट हो जाती है कि वो लीजा के कानों को पकड़ती है और उसकी इयररिंग निकालकर नीचे जमीन पर फेंक देती है, और उसे कुचलने वाली थी कि लीजा अपना हाथ डाल देती है, क्योंकि वो इयररिंग बहुत खास कर उसकी मदर इन लॉ ने उसे गिफ्ट किया होता है। तो यहाँ पर उसका हाथ पे वो जोर से पैर करने लगती है। इतने में छान आता है और सभी लोग उसे कहने लगते हैं कि तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारी वाइफ फेक इयररिंग्स पहनती है, लगता है तुमने ही उसे वो इयररिंग्स दिखाए होंगे और दिलवाए होंगे। तो फिर यहाँ पर चांद एक एसिड लेकर आता है और कहने लगता है कि इस एसिड में जो रियल जेड पेंडेंट होगा वो रहेगा, लेकिन जो फेक होगा वो अपने आप गायब हो जाएगा और डिमोलिश होने लगेगा। फिर यहाँ पर सभी के सामने सच्चाई का फासला होने ही वाला है। फिर यहाँ पर वो लोग टेस्ट करते हैं, तो फिर जो मिया का होता है वो फेक निकलता है और सभी लोग मिया को कहते हैं कि तुमने रियल वाले को नुकसान पहुंचाए, इसका कंपेंसेशन पे करो, और चारों से गुस्सा होने लगता है। इतने में ही वहाँ पर मिया का अंकल आ जाता है और तब मिया जाकर उनकी कंप्लेन करने लगती है, लेकिन उनका अंकल जो इस कंपनी का डायरेक्टर होता है वो मिया को ही थप्पड़ मार देता है और तब वो छान से माफी मांगने लगता है। यहाँ पर लीसा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। दूसरा यहाँ पर वो अंकल माफी मांगता है, तो फिर छान बोलता है कि ठीक है, लेकिन आगे से ये सारी चीजें मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। यहाँ पर जानू से अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन लीसा खुद ब खुद अकेली वहां से चली जाती है। यहाँ पर वो अपने अंकल से पूछती है कि मैं आपकी फैमिली रिलेशन हूँ, लेकिन आप उस मामूली से बॉडीगार्ड का साइड क्यों ले रहे थे वहाँ पर। तो फिर उसका अंकल बोलता है कि वो मामूली बॉडीगार्ड नहीं है, वो इस कंपनी का सीईओ है। उससे बिलीव नहीं होता और वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहती है। दूसरा यहाँ पर लीजा को होता है जो छान से गुस्सा थी और कहती है कि तुम्हारी आइडेंटिटी बॉडीगार्ड की नहीं है, तुम कुछ और ही हो, आखिर तुम मुझे रियल इयररिंग्स कैसे दे सकते हो, वो भी इतने एक्सपेंसिव वाले। तो वो उसे बताने लगता है कि ये इयररिंग मेरे पूर्वजों से यहाँ पर पास ऑन होनी आई है और ये मेरी मॉम की इकलौती इयररिंग थी, इस वजह से मुझे इस इयररिंग को तुम्हें देना पड़ा। मुझे लगा ही था कि तुम मना करोगी, इसलिए मॉम ने तुमसे झूठ बोला। फिर यहाँ पर लीजा उसकी बातों में आ जाती है और उसे माफ कर देती है। दोस्तों हम यहाँ पर उन्हें घर पर देखते हैं, जहाँ पर लीजा ने छान के लिए खाना बनाया होता है और छान उसे खाने लगता है, लेकिन उसे खाने में किसी चीज की कमी लगती है। तो वो किचन में जाता है और वो सोया सॉस को देखता है, फिर वो सोया सॉस को डालता है, लेकिन उसे फिर भी टेस्ट नहीं आता और धीरे धीरे करके वो सोया सॉस की बोतल को तो खत्म ही कर देता है और यहाँ पर न जाने कैसे वो नशे में आने लगता है। लीजा यहाँ पर उसे चलने के लिए बोलती है, तो वो खड़े होकर लीजा को हक करने लगता है और तब वो अपने सेंसेस में बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पर वो उसे हक करते हुए बोलने लगता है कि मैंने जरा से भी ड्रिंक नहीं की है और न जाने क्यों मुझे तुम्हारे साथ रहने के लिए बहुत अच्छा होता है, और जब भी मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है और तब यहाँ पर मेरी लाइफ बहुत अच्छे से जाती है। तुम मेरी एकदम मैजिकल वाली कार्ड हो, जहाँ पर तुम मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हो। यहाँ पर लीजा को हंसी आने लगती है। फिर यहाँ पर वो उसे कहता है कि मुझे बहुत टाइम से तुम्हें कुछ तो बताना था, लेकिन मैं बता नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे डर है कहीं तुम मेरे बारे में जानने के बाद मुझे छोड़ ना दो। एक्चुअली मैं और इतना बोलती यहाँ पर वो उसे कंधे पर सो जाता है, जहाँ पर लीजा उसे उठाती तो है लेकिन वो अपने होश और आवाज में नहीं होता और वो अपनी आइडेंटिटी भी रिवील नहीं कर पाता। दूसरा यहाँ पर ऑफिस में लीजा होती है, जहाँ पे वो कल रात की बात को सोचते हुए ब्लश करने लगती है और उसे लगता है कि बहुत जल्दी छानो से अपनी फीलिंग कन्फेस करने वाला है। लेकिन इतने में ही एक लड़की शीन वहाँ पर आती है जो उसे उसका नाम कंफर्म करती है और यहाँ पर वो उसके मुंह पर पानी फेंक देती है और कहती है कि ध्यान रहे कि तुम कहीं भी और ध्यान रहे कि तुम किसी और की प्रॉपर्टी पर हाथ ना डालो। यहाँ पर लीजा को उसकी बातों पर कुछ समझ नहीं आता। दूसरा यहाँ पर सभी लोग आपस में बात करने लगते कि ये तो मेरे से गू की होने वाली फियांसे थी ना, तो फिर यहाँ पर ये इसे क्यों इतना उल्टा सीधा बोल रही है, ये तो किसी बॉडीगार्ड की वाइफ है। तो यहाँ पर ये लोग इसे मिस्टर गू से क्यों कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर इतने में ही छान आ जाता है, जहाँ पर शीन छान के पास चली जाती है, लेकिन छान उसे अपने आप से दूर करता है और वह चला जाता है लीजा के पास में और उसे बाहर जाकर समझाने लगता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, और उसे कहने लगता है कि देखो शीन जो कुछ भी बोलेगी उसे कोई बात पर विश्वास मत करना, क्योंकि वो आए दिन उल्टी सीधी बातें बोलती रहती है और न जाने कि वो समझती कि मैं उसका फियांसे हूँ। इतने में ही शीन बाहर आकर बातें करने लगती है, जहाँ पर छानो से चुप रहने के लिए कहता है और अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर रखने के लिए बोलता है। तो फिर यहाँ पर वो उसे मिस्टर गू कहकर पुकार रही थी। लीजा बोलते कि मिस्टर गू तो वहाँ पर है, तो फिर ये तुम्हें कि मिस्टर गू बुला रही है। शीन बोलते कि अच्छा, तो तुमने अभी तक इस गरीबी वाली लड़की को तुम्हारी रियल आइडेंटिटी बताई नहीं है लगता है। मुझे लगा ही था तुम जरूर उसके साथ बस एक मजाक कर रहे हो। यहाँ पर लीजा को कुछ समझ में नहीं आता। दूसरा वो बहुत गहरी सोचने पड़ जाती है। फिर यहाँ पर छान और शीन आपस में बात करने लगता है। तो शीन बोलते कि ठीक है,
मैं तुम्हारा सीक्रेट रखने के लिए रेडी हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे बर्थडे पार्टी में आना होगा। और चान उसे हाँ बोल देता है। इसके बाद में यहाँ पर उसकी बर्थडे पार्टी शुरू हो जाती है, जहाँ पर सब लोग उसकी ड्रेस की तारीफ करने लगते हैं। दूसरा यहाँ पर उसने मिस गू की कंपनी से एक ड्रेस को ऑर्डर किया होता है, जिसे डिलीवर करने के लिए लीजा आ जाती है। और लीजा को आते आते चोट लग गई थी, तो सभी लोग लीजा के ऊपर चिल्लाने लगते कि उसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही है। फिर बाद में शीनो से कहती है कि तुम ड्रेस लेकर आई हो तो जरा मुझे एक बार पहन कर तो दिखाओ, मुझे देखना है कि वो ड्रेस अभी भी परफेक्ट है फिर नहीं। और जानबूझकर उसने सबसे गंदा वाला ड्रेस मंगवाया होता है, तो लीजा उसे पहन लेती है। फिर यहाँ पर वो अपनी फ्रेंड्स को इशारा करती है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड्स उसे नील डाउन कर उससे माफी मंगवाने लगती है और तो और उसे बुली भी करने लगती है। यहाँ तक कि शीनो उसके ऊपर वाइन भी करा देती है और तो और वो यहाँ पर चांद की सारी आइडेंटिटी रिवील कर देती है, जहाँ पर लीजा को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। लेकिन फिर बाद में शीन उसे सब कुछ प्रूफ बताने लगती है। दूसरा यहाँ पर चान आ जाता है, जो लीजा से माफी मांगने लगता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा फोन कब से ट्राई करा था, लेकिन तुम्हारा फोन लग ही नहीं रहा था। यहाँ पर आने से पहले मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताने वाला था, लेकिन लीजा उस पर गुस्सा होने लगती है और वहाँ से चली जाती है। तो शीन उसे रोकती है और उसके पीछे जाने से मना कर देती है। लेकिन यहाँ पर वो उसे कह देता है कि तुम्हारे बीच और मेरे बीच का रिलेशन मैं हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर रहा हूँ, अब तुम मेरी फ्रेंड भी नहीं हो। और यहाँ पर जाके वो लीजा को समझाने लगता है, लेकिन लीजा यहाँ पर उसे नाराज होकर चली जाती है। वो घर जाता है तो लीजा यहाँ पर नहीं होती और तो उसके असिस्टेंट का कॉल आता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि शीन ने लीजा को किडनैप करवा लिया है। फिर बाद में यहाँ पर वो जानबूझकर गार्ड से कहती है कि इसकी इज्जत पूरी तरीके से निकाल देना, ताकि इसकी कोई भी मीडिया वाले में मुंह तक ना देख पाए। दूसरा यहाँ पे वो सबके सामने लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही होती है उसकी और चान की शादी को लेकर। और यहाँ पे वो लाइव ब्रॉडकास्ट तो लीजा भी देख पा रही थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में चान उसकी लोकेशन को देख लेता है, जहाँ पे वो लीजा को बचाने के लिए चला जाता है। और यहाँ पर लीजा बहुत रोने लगती है। साथ ही साथ चान उसे न्यूज देखने के लिए बोलता है और लीजा जब न्यूज की ओर देखती है तो फिर वहाँ पर वो बहुत सारे पुलिस को देखती है, जो कि वहाँ पर शीन को लेने के लिए आए थे। और यहाँ पर शीन का सारा भांडा फूट जाता है। वह यहाँ पर लीजा उससे माफी मांगती है और चान भी उसे माफी मांगता है, लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा बड़ी गलती तो मेरी है कि मैंने तुमसे ये सब छुपाया। एक्चुअली मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था, मुझे शुरुआत में ही अपनी आइडेंटिटी तुम्हें बता देनी चाहिए थी, लेकिन मैं घबरा गया था कि क्या पता तुम मुझे एक्सेप्ट ना करो, क्योंकि मुझे बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ पर लीजा उससे भी माफी मांगती है कि वो उससे इतना डरता है। फिर यहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स उससे कंपेयर कर देता है। फिर यहाँ पर अपनी फीलिंग्स वो उससे कन्फेस कर देता है, जहाँ पर लीजा और वो दोनों एक दूसरे को हग करने लगते हैं। और इसी के साथ ये छोटी सी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।